दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक क्राइम ड्रामा फिल्म के बारे में जिसे पिछले साल काफी सराहना मिली और इस साल ऑस्कर्स में नॉमिनेशन भी मिला अपनी स्ट्रॉन्ग कहानी की बदौलत। मैं बात कर रहा हूं 2018 में आई ब्लैक क्लैंसमैन के बारे में। इसको डायरेक्ट किया है स्पाइक ली ने और इसमें मेन लीड्स निभाए हैं जॉन डेविड वॉशिंगटन, एडम ड्राइवर, लॉरा हैरियर और टॉफर ग्रेस ने। ये रॉन स्टॉलवर्थ के 2014 के मेमोयर ब्लैक क्लैंसमैन पर आधारित है। मैं पहले आपको इसकी पूरी कहानी बताऊंगा, फिर हम इसकी एंडिंग के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर इसके पीछे की असली कहानी और उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं इस बारे में बात करेंगे और आखिर में एक बहुत अहम सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो इसकी एंडिंग को देखकर हम सबके मन में आता है। इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही दिलचस्प सिनेमा से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। उन्नीस के दशक की शुरुआत में रॉन स्टॉलवर्थ को कोलोराडो स्प्रिंग्स पुलिस डिपार्टमेंट में पहला ब्लैक ऑफिसर चुना जाता है। उसे रिकॉर्ड्स रूम में काम करने के लिए कहा जाता है, जहां उसे सहकर्मियों से नस्लवादी टिप्पणी का सामना करना पड़ता है। जब वो अंडरकवर काम में ट्रांसफर करने का अनुरोध करता है तो उसे एक स्थानीय रैली में घुसपैठ करने का काम सौंपा जाता है, जहां राष्ट्रीय नागरिक अधिकारों के नेता क्वामे टूर एक भाषण देते हैं। उस रैली में स्टॉलवर्थ पेट्रिस डुमास से भी मिलता है, जो ब्लैक स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट है कोलोराडो कॉलेज में। जब वो ट्यूअर को उसके होटल ले जा रही होती है तभी उन्हें पेट्रोलमैन एंडी लैंडर्स द्वारा रोक दिया जाता है, जो एक जातिवाद करने वाला ऑफिसर है स्टॉलवर्थ के प्रांत में। वो ट्यूअर को धमकी देता है और पेट्रिस के साथ यौन शोषण करने की कोशिश करता है। रैली के बाद स्टॉलवर्थ को इंटेलिजेंस डिवीजन में भेज दिया जाता है। वो कू क्लक्स क्लैन को व्हाइट आदमी के रूप में कॉल करता है और वॉल्टर ब्रीचवे से बात करता है, जो कोलोराडो स्प्रिंग्स चैप्टर का प्रेसिडेंट है। स्टॉलवर्थ अपने जूइश सहकर्मी फिलिप जिमरमैन को क्लैन के सदस्यों से स्टॉलवर्थ बनकर मिलने के लिए भेजता है। जिमरमैन वॉल्टर से, फेलिक्स क्रेडिक्सन से और आइवन हो से मिलता है, जो कि एक आगामी हमले के संदर्भ में गुप्त रूप से बताता है। स्टॉलवर्थ क्लैन हेडक्वार्टर्स लुइजियाना में कॉल करता है उसे जल्दी से सदस्यता देने के लिए और उसकी ग्रैंड विजर्ड डेविड ड्यूक से नियमित रूप से बातचीत होना शुरू हो जाती है। केंड्रिक्सन को जिमरमैन के जूइश होने का शक हो जाता है और वो बंदूक की नोक पर उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करने की कोशिश करता है, पर स्टॉलवर्थ केंड्रिक्सन के किचन की खिड़की तोड़ देता है उनका ध्यान भटकाने के लिए। स्टॉलवर्थ और पेट्रिस डेटिंग करने लगते हैं, पर वो उसे नहीं बताता कि वो पुलिस वाला है। आर्मी सीआईडी तक सक्रिय ड्यूटी मेंबर्स की जानकारी पहुंचाने के बाद उसे एक एफबीआई एजेंट से पता चलता है कि 2 सदस्य नोराड में कार्मिक तैनात हैं। ड्यूक क्लैन में स्टॉलवर्थ के आगमन के लिए कोलोराडो स्प्रिंग्स आता है। असली स्टॉलवर्थ के विरोध के बाद उसे ड्यूक के लिए एक सुरक्षा विवरण का काम सौंपा जाता है। जिमरमैन स्टॉलवर्थ के रूप में सेरेमनी की शुरुआत करता है। फिलिक्स की बीवी वहां से चली जाती है पेट्रिस के घर में बॉम्ब लगाने एक नागरिक अधिकारों की एक रैली के दौरान। स्टॉलवर्थ को उसके इरादों की भनक लग जाती है और वो स्थानीय पुलिस ऑफिसर्स को सतर्क कर देता है। जब कॉनी रैली में पुलिस की भारी मौजूदगी देखती है तो वो बॉम्ब को पेट्रिस के घर के बजाय उसकी कार के नीचे छोड़ देती है। जब वो भागने की कोशिश करती है तो असली स्टॉलवर्थ उसे पकड़ लेता है, पर उसके विरोध करते हुए ये बताने के बावजूद कि वो अंडरकवर ऑफिसर है, यूनिफॉर्म वाले पुलिस ऑफिसर्स उसे रोकते हैं और उसे पीटते हैं। बॉम्ब मेकर वॉकर पिछली किसी मुलाकात की वजह से जिमरमैन को पहचान लेता है। वो फेलिक्स और आइवन हो आते हैं और बॉम्ब का ट्रिगर दबा देते हैं, बिना ये जाने कि कॉनी ने बॉम्ब कहां छुपाया है, और बॉम्ब फटते ही उनकी मौत हो जाती है। जिमरमैन आता है और स्टॉलवर्थ को छुड़ाता है और कॉनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी रात केस बंद करने का जश्न मनाते हुए स्टॉलवर्थ एक माइक्रोफोन छुपा लेता है और नशे में लैंडर्स को बेवकूफ बनाकर पेट्रिस पर किए गए हमले के बारे में सारी चीज उगलवा लेता है। उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस चीफ ब्रिजेस टीम को उनकी सफलता के लिए बधाई देते हैं, पर उन्हें रिकॉर्ड्स को नष्ट करने के लिए आदेश देते हैं। स्टॉलवर्थ को ड्यूक की कॉल आती है और वो फोन रखने से पहले उसके सामने अपने ब्लैक होने का खुलासा करता है।
जब पैट्रिस और स्टॉलवर्थ अपने भविष्य की चर्चा कर रहे होते हैं तब दरवाजे पर एक दस्तक से उनकी बातों में खलल पड़ता है। वो दोनों हाथ में बंदूक लिए देखने जाते हैं। फिर हम खिड़की में से देखते हैं एक जलते हुए क्रॉस के इर्द गिर्द क्लैन के सदस्य खड़े हैं। फिल्म में फिर एक एक्सटेंडेड एपिलॉग दिखाया जाता है जो क्लैन को 1970 के दशक से आधुनिक काल तक लाता है, जिसमें कार्लोट्सविल में श्वेत वर्चस्ववादी दंगे और कैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन हालातों से निपटे, ये सब दिखाया गया है और फिल्म एंड हो जाती है। तो सबसे पहले इसके आखिरी सीन का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। हम आखिरी सीन में रॉन और पैट्रिस को एक साथ बंदूक पकड़े हुए देखते हैं जो दरवाजे पर खड़े एक अनजान शख्स का सामना करने जाते हैं। दरवाजा खोलने के बाद वो दोनों कॉरिडोर में बहने लगते हैं। वो कैमरा से परे देख रहे हैं। ये थोड़ा असली और महत्वपूर्ण सीन है इस फिल्म का। अपने परिचय के बाद से ही पैट्रिस ने लड़ाई के दूसरे पक्ष का प्रतिनिधित्व किया है। रॉन अपने थोड़े से प्रभाव की मदद से पुलिस को अंदर से बदलने की कोशिश कर रहा है, जबकि पैट्रिस सभी पिक्स को संदेह से देखती है। उसे लगता है कि पूरे सिस्टम को मरम्मत की जरूरत है। ये बहस आखिरी सीन में लौटती है जब वो कहती है कि अगर रॉन पुलिस वाला है तो वो उसके साथ नहीं रह सकती। हालांकि एंड में दोनों को साथ में काम करते हुए दिखाया जाता है। ब्लैक क्लेंसमैन का समापन दोनों विश्वासों को कम करना नहीं है, इसके बजाय ये कहना है कि आगे बढ़ने का एक लौता तरीका है अच्छे और एक जैसी सोच वाले लोगों के साथ मिलकर काम करना। जबकि दृष्टिकोण और क्रियाकलापों की बारीकियों के बारे में रॉन ये भी कहने में संघर्ष करता है कि वो ब्लैक्स के लिए समानता चाहता है। हालांकि उसमें थोड़ा अंतर हो सकता है, पर अंततः अगर हम इसे गहराई से समझें तो मतलब एक ही है, और वो है ब्लैक्स के लिए समाज में बराबरी का हक। अब जानते हैं इसकी असली कहानी के बारे में और इस फिल्म में किन किन चीजों में बदलाव किया गया है। ब्लैक क्लेंसमैन की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसकी स्क्रिप्ट 2014 में असली रॉन स्टॉलवर्थ के ब्लैक क्लेंसमैन के विवरण के अनुकूल बनाई गई है। और निसंदेह न सिर्फ इसमें तहकीकात की बड़ी चीजें सटीकता से दिखाई गई हैं, बल्कि छोटी छोटी अविश्वसनीय बारीकियों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। जैसे रॉन ने इसमें अपना नाम दिया क्योंकि उन्होंने कभी भी चीजों के आगे बढ़ने की उम्मीद की ही नहीं थी, और उनकी आवाज को भी अलग कहा गया था। रॉन रियल में भी कोलोराडो स्प्रिंग्स पुलिस फोर्स के पहले ब्लैक ऑफिसर थे। वो भी एक ब्लैक इवेंट में गुप्त रूप से गए थे और उन्हें भी डेविड ड्यूक की सुरक्षा का काम सौंपा गया था। उन्होंने उसके साथ एक फोटो भी ली थी जो अब खो चुकी है। असली तहकीकात की प्रक्रिया और नतीजा भी कुछ इसी तरह का था, जिसमें कुछ ऊंचे ओहदे के सैन्य अधिकारियों की भी पहचान की गई थी। हालांकि कोई भी फिल्म जब सच्ची घटना पर बनाई जाती है तो उसमें कहानी को मजबूत और मनोरंजक बनाने के लिए काफी काल्पनिक तथ्य भी जोड़ दिए जाते हैं, और ये भी उनसे कुछ अलग नहीं है। इस कहानी में भी काफी चीजें ऐसी हैं जो पूरी तरह से काल्पनिक हैं। रॉन के व्हाइट सहकर्मी का नाम चक था, जिसे फिल्म में फिलिप जिमरमैन के नाम से दिखाया गया है, और ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि वो एक ज्यूइश था। इसी तरह पैट्रिस, जो कि एक मिश्रित किरदार था ब्लैक्स की कार्यकर्ता का, रॉन का इनमें से किसी से भी कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है। और कहानी के तौर पर जो सीन्स शायद सबसे प्रभावशाली था वो था कट्टरपंथी क्लैन के सदस्यों द्वारा आतंकवादी हमला, पर असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हालांकि जांच द्वारा ये पता चला था कि उनमें योजनाबद्ध हमलों का सुझाव था। अब जानते हैं असली कहानी का एंड किस तरह से हुआ था। वास्तविकता में रॉन ने केस के बाद कभी डेविड ड्यूक को कॉल ही नहीं किया था, जैसा कि हम फिल्म में देखते हैं, और उन्होंने बिना कभी इन घटनाओं की चर्चा किए अपना काम करना जारी रखा। हालांकि उन्होंने वहां की सदस्यता का कार्ड अपने पास ही रखा। उन्होंने अंततः 30 साल बाद इन सब चीजों पर ब्लैक क्लेंसमैन के जरिए अपनी चुप्पी तोड़ी। इस फिल्म में जो सबसे बड़ा और जरूरी बदलाव किया गया था वो था फिलिप का ज्यूइश होना। चक का फिलिप जिमरमैन में बदलना इस कहानी में सबसे गहरा प्रभाव डालने वाली चीज है। उसका ज्यूइश होना या ना होना इसके पहले भाग का सबसे बड़ा सवाल है, पुलिस और क्लैन दोनों की ही तरफ से। ये सब ऐसे ही चलता रहता है जब तक फिलिप के हाथों में पहली बार कू क्लक्स क्लैन का कार्ड नहीं आ जाता। भले ही उस पे उसका नाम नहीं है, पर जो वो कर रहा है उसका एक मूर्त प्रतिनिधित्व देखकर उसे अपनी भावनाओं को संबोधित करने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है। जिमरमैन ज्यूइश वंश का है, पर उसकी पहचान वैसी नहीं है।
फिर भी व्हाइट लोगों के वर्चस्व के आमने सामने आने में उसे उनके निहितार्थों से वाकिफ होना ही होगा। उसे एक सर्वनाश करने वाली सामूहिक हत्या का प्रशंसा के साथ सामना करना होगा और अपने एक ऐसे हिस्से को बंद कर देना होगा जो उसे भी नहीं पता कि उसके अंदर मौजूद है। जबकि जांच में रॉन का व्यक्तिगत और पेशेवर संतुलन शुरुआत से ही निहित है, वहीं फिलिप के साथ ये संघर्ष धीरे धीरे उभरता है, जो कि ऐसी प्रमुख बाधा को दर्शाती है जिससे एक व्यापक बदलाव आता है। ब्लैक क्लैंसमैन सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पावरफुल मैसेज है जो समानता की मांग करता है। कहानी में बदलाव और केंद्र बिंदुओं जैसे रॉन का ब्लैक पावर के साथ मिल जाना हो या उसके सहकर्मी का ज्यूइश बन जाना हो, इन सब चीज के जरिए स्पाइक ली ये साफ कर देते हैं कि नफरतों को हराने के लिए जिस भी तरीके से संभव हो हमें लड़ना चाहिए, तभी ये समाज एक आदर्श समाज कहलाएगा। अब हम उस सवाल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो इसकी एंडिंग देखने के बाद बहुत से लोगों के जहन में आता है। कार्लेट्सविल की फुटेज से पहले जब क्लैन के सदस्य क्रॉस को घेर के खड़े होते हैं, तब हमें हुड के अंदर एक चेहरे की एक झलक दिखाई जाती है, जिससे हम सब हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं क्या वो फिलिप है, उसने क्लैन ज्वाइन कर लिया है। जब रॉन स्टॉलवर्थ का क्लैन की सदस्यता वाला कार्ड आता है तो असली रॉन और फिलिप चर्चा करते हैं फिलिप के ज्यूइश होने की। फिलिप मानता है कि वो सिर्फ ज्यूइश वंश से ताल्लुक रखता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में उसे कभी सोचना पड़ा हो, और वो आराम से व्हाइट बच्चों में घुल मिल गया था। एक समय पर वो कहता है कि उसने इन चीजों के बारे में कभी नहीं सोचा, पर अब वो सिर्फ इन्हीं चीजों के बारे में सोचता है। इस लाइन में थोड़ी सी बेचैनी झलकती है। अगर इस संदर्भ को बाहर निकाल दिया जाए कि दर्शकों की नज़र में फिलिप एक अच्छा इंसान है, तो फिलिप का ये कथन उसकी मनस्थिति में निष्पक्ष नजर आता है और हम खुद ही ये उम्मीद बांध लेते हैं कि वो अच्छाई के साथ है, क्योंकि यही हम इस कहानी से चाहते हैं। ये बहुत छोटी चीज है, पर शायद इसके आगे भी बहुत कुछ है। शायद ये सिर्फ एक झलक मात्र है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, क्लैन में आए नए लड़के फिलिप को क्लैन के कोलोराडो स्प्रिंग्स चैप्टर के लीडर के लिए नामांकित किया जाता है। वहां उन्हें बर्थ ऑफ नेशन दिखाई जाती है, जिस फिल्म ने लुप्त होते इस क्लैन को सही मायनों में पुनर्जीवित किया। इसे स्क्रीन पर देखकर फिलिप जोरदार तरीके से चिल्लाता है। हो सकता है ये अच्छे अंडरकवर होने का सबूत हो, क्योंकि वो अपनी भावनाएं छुपाने में माहिर होते हैं। एक सीन में जब स्टॉलवर्थ डेविड ड्यूक को कॉल करने से संबंधित जोक सुनाता है तो बाकी पुलिस वाले हंसने लगते हैं। तब दर्शकों की तरफ फिलिप की पीठ होती है, जो शायद उसकी छिपी प्रकृति को दर्शा रही है। वो इस मजाक को खत्म करता है बाकी पुलिस वालों को ग्रो अप कहकर। हालांकि एंड में उसने स्टॉलवर्थ को बचाया और इस पूरे ऑपरेशन में उसका काफी योगदान रहा, और केस बंद होने के बाद वो भी परेशान सा था। तो इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि ये सब करना तो उसका काम था, उसकी जॉब का हिस्सा था। उसके मन में क्या है ये किसी को नहीं पता था। जैसे कि उसने एक बार रॉन से कहा भी था कि वो अपनी भावनाओं को अपनी नौकरी से अलग रखता है। हो सकता है वो वाकई अपने पुलिस ऑफिसर होने के कर्तव्य को अपने मन में छिपी नफरत से अलग रखता हो। अगर फिलिप सच में फिल्म पूरी होते होते एक नस्लवादी व्यक्ति बन जाता है, तो इससे हमें उस किरदार के बारे में क्या महसूस होगा। एक कहानी से ये उम्मीद की जाती है कि किरदार शुरुआत में बुरे होंगे या खराब हालात में होंगे और धीरे धीरे सुधर जाएंगे। तो क्या इसमें इसका विपरीत हुआ? क्या वो जलता हुआ क्रॉस अमेरिका में बढ़ रही नफरत को दर्शाता है? ये आपके ऊपर है कि आप इसके बारे में क्या मानते हैं। हम ये कह सकते हैं कि फिलिप जिमरमैन असल में एक नस्लवादी नहीं बनता, क्योंकि फिलिप जिमरमैन कोई है ही नहीं। जैसा कि हमने बात की, वो तो एक व्हाइट कॉप चक का किरदार है जो ज्यूइश नहीं था। फिलिप का ज्यूइश होना ही इस कहानी में असली तनाव पैदा करता है, पर हम काफी हद तक उस पर शक नहीं कर पाते। उसका चेहरा शायद दर्शकों को नस्लवाद की मोहक प्रकृति के संकेत के रूप में दिखाया गया है, और ये एक संकेत है कि अच्छा पुलिस वाला भी ऐसी दलदल का हिस्सा बनकर उसमें धंस सकता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि ब्लैक क्लैंसमैन 2018 में बनी बेहतरीन फिल्म में से एक है, और ये एकेडमी अवार्ड्स में नॉमिनेशन की हर तरीके से हकदार है। तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था ब्लैक क्लैंसमैन का एक्सप्लेनेशन और इसकी असली कहानी। आई होप आपको अब ये मूवी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।